आज का हमारा टॉपिक है रेमिडियल मेजर्स फॉर द इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस का ये लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में पढ़ा, उसके रीजंस पढ़े और आज हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सिकनेस को कम कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से बचाव के उपाय हैं जिसकी वजह से किसी भी इंडस्ट्री को बीमार होने से या उसे लॉस में जाने से बचाया जा सकता है। रेमिडियल मेजर्स उन इंडस्ट्रियल यूनिट के ऊपर लागू किए जाएंगे जो इंडस्ट्रीज या तो बीमार हो चुकी हैं या वो बंद होने की कगार पे हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। अलग अलग कैटेगरीज में रेमिडियल मेजर्स को डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं, बचाव के कौन कौन से उपाय किए गए हैं। देखो बच्चों कि अक्टूबर 1981 में इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। ये जो गाइडलाइंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस देती हैं कि वो इंडस्ट्रियल सिकनेस को कैसे डील करें। इन गाइडलाइंस के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं? फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग रोल। कोऑर्डिनेटिंग रोल में क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, इनका मेन रोल क्या होगा कि ये देश में जो भी इंडस्ट्रियल सिकनेस है उसको मॉनिटर करेंगी और इंडस्ट्रियल सिकनेस को रिवाइव करने के लिए और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस लेंगी। रिवाइवल यानी उसे ठीक करने के लिए और रिहेबिलिटेशन मतलब उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए कोऑर्डिनेशन एक्शन लेंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका मेजर रोल होगा। किस चीज में मेजर रोल होगा? इंडस्ट्रियल सिकनेस को मॉनिटर करने के लिए यानी उसकी देखरेख करने के लिए और इंडस्ट्रियल सिकनेस को ठीक करने के लिए और उसकी पुनर्स्थापना करने में इनका कोऑर्डिनेटिंग रोल होगा। नेक्स्ट है टेकिंग टाइमली कोरेक्टिव एक्शंस। टेकिंग टाइमली कोरेक्टिव एक्शंस क्या है? जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी देश की इंडस्ट्री को, उनको क्या करना होगा? उनको अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा। उनको अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा ताकि जब इंडस्ट्री इंसिपिएंट सिकनेस की स्टेज में हो, यानी जब कोई उद्योग बीमार होने की बिगिनिंग स्टेज में हो, तभी उसका पता लग सके और उसके लिए कोरेक्टिव एक्शन टाइम से लिया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ये लोग क्या करेंगे, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये क्या करेंगे, ये अपने कुछ डायरेक्टर नॉमिनेट कर देंगे। किसमें नॉमिनेट कर देंगे? ऐसी बीमार यूनिट के बोर्ड्स में अपने डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं और इन डायरेक्टर से वो पीरियोडिकल रिटर्न मांग सकते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस्टिक स्टडी, डायग्नोस क्या होता है? बीमारी का पता लगाना। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स will initiate necessary corrective actions for sick and incipient sick unit based on the diagnostic study. बीमारी का पता लगाने यानी डायग्नोस्टिक स्टडी के बेस के ऊपर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक हैं वो बीमार उद्योग या इंसिपिएंट सिक यूनिट, कौन सा? वो उद्योग जो बीमारी होने की बिगिनिंग स्टेज पे है, वो इंडस्ट्री जो बिगिनिंग स्टेज ऑफ सिकनेस पे है, उनके लिए नेसेसरी कोरेक्टिव एक्शंस लेंगे। इन केस ऑफ ग्रोइंग सिकनेस, यदि सिकनेस बढ़ती जा रही है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल टेक ओवर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर ए यूनिट। यानी यदि किसी इंडस्ट्री में लॉस बढ़ता जा रहा है, सिकनेस बढ़ती जा रही है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेंगे। डीलिंग विद आउटस्टैंडिंग ड्यूज,
देखो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यदि कोई सिक यूनिट है तो जाहिर सी बात है उसने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने आउटस्टैंडिंग ड्यू की पेमेंट नहीं की होगी, तो उसके साथ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? If the banks and financial institutions are unable to prevent sickness and ensure the revival of a sick unit, देखो क्या हुआ कि यदि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वो किसी इंडस्ट्री को बीमार होने से नहीं बचा पाए, ना ही वो उसे रिवाइव कर पाए, तो फिर वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज के साथ वैसे ही डील करेंगे जैसे वो नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर में डील करते हैं। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन गाइडलाइंस। नेशनलाइजेशन गाइडलाइंस, यदि इंडस्ट्री सिक है तो उसको उसका नेशनलाइज भी किया जा सकता है। नेशनलाइज किया जा सकता है किसके तहत? अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 जो किसके लिए बना था? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस के लिए बना था। तो यदि नेशनलाइज करना है तो पहले सिक यूनिट की जो मैनेजमेंट है उसे टेक ओवर कर लिया जाएगा। टेक ओवर के किसके तहत किया जाएगा? अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। उसके बाद 6 मंथ का टाइम चाहिए होता है गवर्नमेंट को टू टेक द नेसेसरी स्टेप फॉर नेशनलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कंसेशन बाय द गवर्नमेंट। सिक यूनिट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रियायतें देती रहती है, कंसेशन देती रहती है। उसके लिए कौन कौन सी कंसेशन दी जाती है? द गवर्नमेंट हैज़ also provide certain concession to assist the revival of sick units without direct interventions। गवर्नमेंट कुछ कंसेशन, कुछ रियायतें देती है सिक यूनिट को रिवाइव करने के लिए, ठीक करने के लिए। सबसे पहले है टैक्स बेनिफिट ऑन टेकिंग ओवर ए सिक यूनिट। यदि कोई हेल्दी यूनिट यानी कोई हेल्दी कंपनी, हेल्दी इंडस्ट्रियल यूनिट किसी सिक यूनिट को टेक ओवर कर लेती है थ्रू अमालगमेशन एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट उसे टैक्स बेनिफिट देती है अंडर द सेक्शन 72A ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिन मनी स्कीम। गवर्नमेंट और मार्जिन मनी भी प्रोवाइड करती है सिक यूनिट को। सिक यूनिट वो जो स्मॉल स्केल सेक्टर में सिक यूनिट काम कर रही है, गवर्नमेंट उसे मार्जिन मनी स्कीम के तहत मार्जिन मनी प्रोवाइड करेगी। मार्जिन मनी क्या होता है कि इन यूनिट्स को अपनी सिकनेस से बाहर आने के लिए, रिवाइवल की स्कीम चलाने के लिए सॉफ्ट टर्म्स के ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। किसके थ्रू? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो मार्जिन मनी क्या हुई? सॉफ्ट टर्म के ऊपर यानी आसान टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जब सिक यूनिट को उसकी रिवाइवल स्कीम को लागू करने के लिए मनी प्रोवाइड की जाती है तो वो मार्जिन मनी स्कीम है। ठीक है, ये स्कीम्स के तहत भी मनी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है IRCI यानी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अप्रैल 1971 में हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका कंट्रोल अपने अंडर लिया, यानी RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर अप्रैल 1971 में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी पुनर्स्थापना में हेल्प प्रोवाइड करना, असिस्टेंट प्रोवाइड करना। ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये सिक यूनिट को फाइनेंशियल, टेक्निकल और मैनेजेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि सिक यूनिट वापस से एक वाइबल यूनिट में कन्वर्ट हो सके, यानी अपनी बीमारी से निकल के वो एक हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट हो सके। तो IRCI की स्थापना किसने की? RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत 1971 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है सिक्का। सिक्का के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 was a key piece of legislation dealing with the issue of industrial sickness in India। सिक्का की स्थापना किस लिए की गई? ताकि जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है या उसे डिटेक्ट किया जा सके, यानी जो इंडस्ट्रीज बीमार हो चुकी हैं और बीमार होने वाली हैं
उनको डिटेक्ट किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके और उसको रिवाइव किया जा सके, यानी उसे ठीक किया जा सके। और यदि ऐसा पॉसिबल है कि वो ठीक नहीं होती तो उन्हें क्लोज किया जा सके। इसका मेन पर्पस क्या था कि सिक यूनिट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लॉक हुई है, सिक यूनिट, क्योंकि सिक यूनिट है उसके आगे प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है। यदि सिक्का को ऐसा लगता है तो उन यूनिट्स को, उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद करके उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उसको कहीं प्रोडक्टिव यूज में इस्तेमाल किया जा सके किसी और इंडस्ट्री में, फॉर प्रोडक्टिव यूज एल्सवेयर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIFR। BIFR क्या है? The central government set up a board for industrial and financial reconstruction in January 1987 under the Sikh Industrial Companies Act 1985। तो ये जो BIFR बोर्ड है इसकी स्थापना सिक्का 1985 के तहत हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया। इस बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट किस लिए की गई? ताकि यदि कोई इंडस्ट्री बीमार होने वाली है तो उसको अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट किया जा सके, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सके, यानी उसे ठीक करने के लिए कोरेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। नेक्स्ट है IRBI या IIBI, द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, 1985 में सेटअप किया गया। इसका मेन पर्पस भी क्या था कि किसी भी इंडस्ट्री को सिक होने से बचाने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाएं, यानी ऐसे स्टेप्स, ऐसे कदम उठाए जाएं कि इंडस्ट्रियल सिकनेस को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए और इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए। अप्रैल 1997 में क्या हुआ, जो IRBI था इसका नाम बदल के IIBI यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड, SIDF। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड 1986 में सेटअप किया गया इन IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में SIDF एक फंड की स्थापना की गई, SIDF 1986 में। इस फंड का मेन पर्पस क्या था? जो स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यानी उनको वित्तीय सहायता देना। इस फंड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी भी स्मॉल स्केल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए, यदि उसका मॉडर्नाइजेशन करना है और यदि वो बीमार हो गई है तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। किस फंड का इस्तेमाल? SIDF का। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन फंड। ये एक स्पेसिफिक फंड है। ये मॉडर्नाइजेशन फंड किसके लिए एस्टैब्लिश किया गया? टेक्सटाइल मॉडर्नाइजेशन फंड एंड जूट मॉडर्नाइजेशन फंड। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्रीज है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए और उसको उसके इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो सिक यूनिट्स हैं उनको वायबल यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फंड सेटअप किए थे। यानी ये जो मॉडर्नाइजेशन फंड है, टेक्सटाइल मॉडर्नाइजेशन फंड और जूट मॉडर्नाइजेशन फंड, ये सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स की सिक यूनिट के को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट। गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट में क्या आ जाता है? एक कमेटी फॉर्मुलेट की गई इंडस्ट्रियल सिकनेस और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ओमकार गोस्वामी। तो इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर ओमकार गोस्वामी थे। इस कमेटी की स्थापना इंडस्ट्रियल सिकनेस को और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए की गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में दी। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी किसके लिए? सिक कंपनीज के लिए, वो थी फर्स्ट, सेटिंग अप 5 फास्ट ट्रैक वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल फॉर द क्लोजर ऑफ सिक यूनिट। इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने कहा कि जो सिक यूनिट है उनको क्लोज करने के लिए 5 ट्रिब्यूनल
सेटअप किए जाएं ताकि जो सिक यूनिट्स हैं उनको जल्दी जल्दी से क्लोज किया जा सके, ताकि उनके अंदर यूज होने वाले रिसोर्सेज को कहीं और अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट इनकी रिकमेंडेशन थी जो अर्बन लैंड एक्ट 1976 है। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट है 1976, इसको अमेंडमेंट किया जा सके ताकि जो सिक कंपनीज हैं उनके इंटरनल रिसोर्सेज को जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है एम्पावर द BIFR फॉर स्पीडियर रिस्ट्रक्चरिंग, वाइंडिंग अप एंड सेल ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनीज। BIFR अभी हमने यहाँ किया, BIFR एस्टैब्लिशमेंट ऑफ BIFR। सेंट्रल गवर्नमेंट ने BIFR को एस्टैब्लिश किया था किसके लिए, ताकि सिकनेस को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके और रेमिडियल मेजर्स लिए जा सके। तो गोस्वामी कमेटी ने कहा कि BIFR को कुछ और राइट्स दिए जाएं, कुछ और पावर्स दिए जाएं, उसको एम्पावर किया जाए ताकि वाइंडिंग अप कंपनीज, सिक कंपनीज को वाइंड अप करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसकी एसेट्स को सेल करने के उसको थोड़े से एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाएं, पावर्स दी जाएं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ MSME। MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री थी किसकी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, उसने फ्रेमवर्क दिया, यानी उसने कुछ गाइडलाइंस दी। किस लिए गाइडलाइंस दी, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ MSME। MSME की को रिवाइव करने के लिए, यानी यदि वो सिक इंडस्ट्रीज में चली गई हैं तो उसको रिवाइव करने के लिए, ठीक करने के लिए और उसकी पुनर्स्थापना के लिए कुछ गाइडलाइंस दी, एक फ्रेमवर्क दिया। इसके जो मेन फीचर्स हैं इस फ्रेमवर्क के, वो RBI ने नोटिफिकेशन दी थी 2012 से लेके 2012 में और 2014 में। इसके फ्रेमवर्क जो है वो उन नोटिफिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये नोटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसिपिएंट स्ट्रेस। इंसिपिएंट यानी जब कोई इंडस्ट्री बीमार होने की बिगिनिंग स्टेज में है, उस वक्त जो स्ट्रेस है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। Before a loan account of MSME turn into a non-performing assets, bank and creditors are required to identify the incipient stress in the account. जब भी कोई लोन अकाउंट MSME का वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो बैंक्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अकाउंट के इंसिपिएंट स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करें, उसको मॉनिटर करें। Any micro, small and medium enterprises may also voluntarily initiate proceedings under this order if the enterprise reasonably apprehends failure of its business and its inability or likely inability to pay debts, and before the accumulated losses of the enterprise is equal to half or more of its net entire wealth. देखो, कोई भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस वो खुद से भी इनिशिएट ले सकती है, वो बैंक को जाके कह सकती है कि वो किसमें है, कि वो फेल होने की सिचुएशन में है, या फिर वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगी सही समय पे, वो इनएबल है टू पे डेट्स, इससे पहले कि उसके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, यानी उसके इकट्ठे हुए संग्रह किए गए जो लॉसेस हैं वो उसकी नेटवर्थ के हाफ या उससे ज़्यादा हो जाएं। कमेटी फॉर डिस्ट्रेस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जितने भी बैंक्स हैं उनको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। किसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, ताकि जो भी एलिजिबल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको सही समय पे क्रेडिट अवेल हो सके, किससे, बैंक से हो सके। तो इसमें देखो क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। वो कमेटी ऐसी लोकेशन पे हो जिसे कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो सही समझे, नेसेसरी समझे, ऐसी जगह पे वो कमेटी लोकेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये कमेटी का मेन पर्पस क्या होगा, MSME जो है उसे क्रेडिट अवेल करना।
और कमेटी के मेंबर कौन होंगे? कमेटी के मेंबर होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव उसके मेंबर होंगे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी के मेंबर होंगे। तो इस कमेटी का मेन काम क्या होगा? एमएसएमई को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पस होगा इस कमेटी का। और इसकी लोकेशन कौन सी होगी? इसकी लोकेशन वो होगी जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही समझते हैं। नेक्स्ट है CAP, करेक्टिव एक्शन प्लान बाय द कमेटी। The committee may explore various options to resolve the stress in the account। देखो, यदि कमेटी किसने बनाई? बैंक्स ने बनाई। बैंक के पास कोई एक ऐसे अकाउंट है जिसके ऊपर स्ट्रेस आ चुका है, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होने वाला है, तो जो कमेटी है वो उन सारे ऑप्शंस पे काम करेगी जिससे अकाउंट के स्ट्रेस को कम किया जा सके। The intention is to arrive at an early and feasible solution to preserve the economic value of underlying assets as well as the lender's loan, and also to allow the enterprise to continue with its business। इस कमेटी की जो इंटेंशन है वो क्या होगा कि किसी भी तरह से जितनी जल्दी हो सके सॉल्यूशन ढूंढा जा सके ताकि अकाउंट, ये जो अकाउंट है किसका अकाउंट है? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होने वाला है, इस अकाउंट पे होने वाले स्ट्रेस को कम किया जा सके और इस अकाउंट के तहत जो एसेट्स अंडरलाइंग एसेट्स हैं उसको उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को बरकरार रखा जा सके, लैंडर्स के लोन को बरकरार रखा जा सके और ये कोशिश की जाए कि जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, वो कंटिन्यू रहे। During the period of operation of corrective action plan, the enterprise shall be allowed to avail both secured and unsecured credit for its business operations। यानी जब ये करेक्टिव एक्शन प्लान ले रही है कमेटी, एक करेक्टिव एक्शन प्लान ले रही है किस लिए? ताकि अकाउंट के स्ट्रेस को कम किया जा सके। जब ये प्लान, एक्शन प्लान काम कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशन में है, तब भी जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसे बैंक से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों मिलेंगे ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को सही तरह से पूरा कर सके। नेक्स्ट कुछ और ऑप्शंस भी हैं CAP के तहत, यानी जो करेक्टिव एक्शन प्लान लिया है कमेटी ने, इसके तहत कुछ और ऑप्शंस भी हैं। द ऑप्शन अंडर करेक्टिव एक्शन प्लान बाय द कमेटी में इंक्लूड, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे? रेक्टिफिकेशन, regularize the account so that the account does not slip into the non-performing assets category। जो अकाउंट है किसका? सिक यूनिट का अकाउंट है, उसे रेक्टिफाई किया जाए, उसे रेगुलाइज किया जाए ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में ना आ जाए। रिस्ट्रक्चरिंग द अकाउंट इफ इट इज प्राइमा फेशिया वाइबल एंड द ब्रोअर इज नॉट ए विलफुल डिफॉल्टर। यदि पहली नज़र में ये देखने पे लगता है कि बिजनेस जो है वो वाइबल है यानी वो इतनी बुरी हालत में नहीं है और बिजनेस का जो ओनर है वो एक डिफाल्टर यानी अपनी इच्छा से वो धोखेबाजी नहीं कर रहा, डिफाल्टर नहीं है, तो अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए यानी उसे वापस से सेट किया जाए। रिकवरी, वंस द फर्स्ट टू ऑप्शन 1 and 2 आर सीन एज नॉट फिजिबल, यानी जब वो दोनों ऑप्शंस यानी रेक्टिफिकेशन, रेगुलाइजेशंस एंड रिस्ट्रक्चरिंग, ये दोनों ऑप्शन फिजिबल नज़र नहीं आते यानी ये संभव नज़र नहीं आते, तो अब बैंक को रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, यानी जितना पैसा रिकवर किया जा सकता है सिक यूनिट से वो कर लेना चाहिए। ठीक है, और यदि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है, इफ द कमेटी डिसाइड रिस्ट्रक्चरिंग द अकाउंट एज CAP, यानी करेक्टिव एक्शन प्लान के तहत कमेटी ये डिसाइड करती है कि अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, ठीक है, तो इट विल हैव द ऑप्शन टू आइदर रेफरिंग द अकाउंट टू EDR यानी एंटरप्राइज डेट रिस्ट्रक्चरिंग। यदि कमेटी CAP अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है तो इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि वो अकाउंट को रेफर कर दे, किसके पास रेफर कर दे? EDR सेल के पास रेफर कर दे। और अब EDR सेल क्या करेगा? ये डिसीजन लेगा कि अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है।
ठीक है। इफ द कमेटी डिसाइड टू रिस्ट्रक्चर एंड अकाउंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईडीआर मैकेनिज्म, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कमेटी ये भी डिसाइड कर सकती है कि उसने अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है लेकिन ईडीआर मैकेनिज्म के तहत नहीं करनी, तो कमेटी ऐसा भी कर सकती है। द कमेटी शुड कैरी आउट द डिटेल्ड टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी स्टडी, तब कमेटी को खुद से सिक यूनिट की टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। यदि वो वायबल पाई जाती है, वायबल पाई जाती है यानी कि सिक इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है, तो वो क्या करेगी, कमेटी एक रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज फाइनलाइज करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द साइनिंग ऑफ द फाइनल सीएटी, यानी जो करेक्टिव एक्शन प्लान है उसके ऊपर साइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज फाइनलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग while a restructuring proposal is under consideration by the committee or EDR। देखो restructuring या तो क्या करेगी, कमेटी खुद करेगी या फिर वो EDR के तहत करेगी, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है, वो खुद भी कर सकती है, EDR भी कर सकती है। The usual assets classification norms would continue to apply। तो इस दौरान एसेट्स क्लासिफिकेशन के जो नॉर्मली नॉर्म्स होते हैं वो वही नॉर्म्स ही अप्लाई किए जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रिक्लासिफिकेशन ऑफ एन एसेट शुड नॉट स्टॉप मेनली बिकॉज द रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कमेटी एंड ईडीआर। जो एसेट्स को रिक्लासिफिकेशन करने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ इस वजह से नहीं रुक सकता क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल जो है वो कमेटी या ईडीआर के पास है। हालांकि इंसेंटिव फॉर क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज and the special assets classification benefit on the restructuring of account as per extant instructions would be available for account undertaking for restructuring under these guidelines। हालांकि अकाउंट होल्डर को कुछ इंसेंटिव्स और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज भी मिलेंगे क्विक इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लास्ट आ जाता है द विलफुल डिफॉल्टर एंड नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर। विलफुल डिफॉल्टर यानी वो जो बोरोवर हैं जो डिफॉल्टर हैं या नॉन कोऑपरेटिव हैं। बैंक are required to strictly adheres to the guidelines issued by RBI from time to time regarding the treatment of willful defaulters। जो विलफुल डिफॉल्टर यानी जो जानबूझ के बैंक का लोन वापस नहीं करना चाहते, उनके मन में धोखे की भावना आ चुकी है, तो बैंक्स के पास ये पावर है कि आरबीआई ने टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस इशू की हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की हैं विलफुल डिफॉल्टर्स को ट्रीट करने की, तो बैंक्स उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये लास्ट आपका लेक्चर था इंडस्ट्रियल सिकनेस का कि कौन कौन से रेमिडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।